जरा जरा एक पल के लिए एक बहुत ही अजीब विरोधाभास की कल्पना कीजिए। मतलब सोच कर देखिए, एक तरफ गहरे महासागर में तैरती हुई एक विशालकाय ब्लू व्हेल है। उसका दिल ही एक छोटी कार के आकार का होता है। हाँ बिल्कुल। और उसकी धमनियों में इतना खून दौड़ता है कि कोई इंसान उसमें आसानी से तैर सकता है। और दूसरी तरफ हमारी अपनी पलकों के बालों पर रहने वाले सूक्ष्म बैक्टीरिया हैं, इतने छोटे कि एक सुई की नोक पर हजारों फिट आ जाएं। हाँ, आकार का ये अंतर तो वाकई हैरान करने वाला है ना? देखने में ये दोनों एक दूसरे से उतने ही अलग हैं जितना कोई विशाल ग्रह किसी धूल के कण से होता है। लेकिन विज्ञान का एक बहुत ही चौंकाने वाला सच ये है कि उस विशालकाय व्हेल का दिल धड़कने के लिए और उस अदृश्य बैक्टीरिया के जिंदा रहने के लिए दोनों के भीतर एक ही रासायनिक कोड काम कर रहा है। एकदम सही बात है। दोनों एक ही जैसे हम कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहे हैं। बिल्कुल, दोनों एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहे हैं। और यहीं से इस पूरी चीज को देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है। हाँ, क्योंकि हम अक्सर अपने आसपास की दुनिया को बहुत ही सरल खानों में बांट कर देखते हैं। मतलब ये चीज सांस ले रही है तो सजीव है, वो पत्थर रुका हुआ है तो निर्जीव है। लेकिन जब हम इस सवाल को कुरेदना शुरू करते हैं कि आखिर किसी चीज के सजीव होने का वैज्ञानिक मतलब क्या है, तो हमें पता चलता है कि जीवन कोई जादुई धुंध नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये कोई जादू नहीं है। ये एक बेहद सटीक, जटिल और आपस में गहराई से जुड़ी हुई प्रणाली है। और इसीलिए आज की इस गहन चर्चा का मिशन सिर्फ किसी विज्ञान की किताब से बायोलॉजी शब्द की रटी रटाई परिभाषा को दोहराना नहीं है। चलिए इसे थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। हमारे पास जो स्रोत है आज, वे एक बुनियादी लेकिन बहुत ही गहरी नींव रखते हैं। हम इस चर्चा में ये डिकोड करने जा रहे हैं कि कैसे ये एक अकेला शब्द अपने अंदर पूरे जीवन के ब्रह्मांड को समेटे हुए है। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि विज्ञान की ये कहानी अक्सर शब्दों की उत्पत्ति से ही शुरू होती है। हाँ, हम अक्सर सोचते हैं कि विज्ञान और खासकर जीवन का विज्ञान सिर्फ प्रयोगशालाओं और जटिल आरेखों तक सीमित एक उबाऊ विषय है। लेकिन असल में ये हमारे अस्तित्व के सबसे बड़े रहस्य को सुलझाने की एक रोमांचक कहानी है। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। अगर हम अपने स्रोत के सबसे पहले बिंदु पर गौर करें तो किसी भी विषय की आत्मा को समझने के लिए उसके नामकरण के पीछे के इतिहास को समझना जरूरी है। हाँ। बायोलॉजी शब्द की जड़ें प्राचीन ग्रीक भाषा में धसी हुई हैं। ग्रीक भाषा में? अच्छा। हाँ, ये बायो यानी बायोस और लोगोस का एक बहुत ही दिलचस्प संयोजन है। बायोस का अर्थ है जीवन और लोगोस का मतलब सिर्फ अध्ययन नहीं बल्कि तर्क या एक वैज्ञानिक ढांचा है। हाँ, यहाँ मुझे थोड़ा रुकना होगा, क्योंकि अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो प्राचीन काल में जीवन या बायोस को एक बहुत ही रहस्यमयी चीज माना जाता था। मतलब लोग सोचते थे कि जीवन कोई ईश्वरीय सांस है। हाँ, या कोई जादुई ऊर्जा है। बिल्कुल, कोई जादुई ऊर्जा जो शरीर में प्रवेश करती है। किसी के बीमार पड़ने या छींकने तक को किसी अदृश्य शक्ति का प्रभाव माना जाता था। तो बायोस तो हमेशा से मौजूद था। लेकिन ये जो लोगोस है, क्या ये वो क्षण था जब इंसान ने रहस्यमयी जादू को एक मशीन की तरह देखना शुरू किया? सटीक विश्लेषण है ये, बिल्कुल सटीक। लोगोस का जुड़ना सिर्फ एक शब्द का निर्माण नहीं था, ये मानव इतिहास का एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था, एक पैराडाइम शिफ्ट था। मतलब नजरिए का पूरी तरह से बदल जाना। हाँ, लोगोस ने जीवन जैसी अमूर्त और रहस्यमयी चीज को उठाकर एक प्रयोगशाला की मेज पर रख दिया। इसने कहा कि देखिए, जीवन कोई जादू नहीं है जिससे सिर्फ महसूस किया जा सके। तो फिर क्या है? ये पुर्जों, रसायनों और तंत्रों से बनी एक व्यवस्था है जिसे मापा जा सकता है, जिसके अलग अलग हिस्सों को खोला जा सकता है और जिसे तार्किक रूप से समझा जा सकता है। लोगोस ने ही हमें क्यों और कैसे के सवाल उठाने की हिम्मत दी। अरे वाह, मतलब एक तरह से ये जीवन के जादू को डिकोड करने का पहला ब्लूप्रिंट था। एकदम सही। लेकिन जब हम इस तार्किक लेंस या लोगोस के जरिए जीवन का अध्ययन करने निकलते हैं तो तुरंत एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आ जाती है। हमारे जो स्रोत हैं वे स्पष्ट करते हैं कि बायोलॉजी की छतरी के नीचे दुनिया के सभी जीवित प्राणी आते हैं, पौधे, जानवर, मनुष्य और यहाँ तक कि सूक्ष्म जीव भी। हाँ, दायरा बहुत बड़ा है। वही तो। सच कहूं
तो एक आम इंसान के नजरिए से ये दायरा कुछ ज्यादा ही फैला हुआ लगता है। मतलब ये थोड़ा अविश्वसनीय नहीं लगता? ये उलझन बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि जब हम विविधता की बात करते हैं तो पृथ्वी पर मौजूद जीवन के रूप हमारी कल्पना से भी परे हैं। बिल्कुल। मेरा मतलब है एक टार्डिग्रेड को ही ले लीजिए, हाँ जिसे अक्सर जल भालू या वाटर बियर कहा जाता है। हाँ, वही। वो एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो अंतरिक्ष के निर्वात यानी वैक्यूम में जिंदा रह सकता है, अत्यधिक रेडिएशन झेल सकता है और उबलते पानी में भी जीवित रह सकता है। और वो नंगी आंखों से दिखता भी नहीं है। नहीं दिखता। और दूसरी तरफ एक विशाल सिकोया का पेड़ है जो सैकड़ों फुट ऊंचा है और हजारों सालों से एक ही जगह पर खड़ा है। या फिर मनुष्य का मस्तिष्क ले लीजिए, जिसमें अरबों न्यूरॉन्स हैं। तो क्या एक ऐसे जीव को जिसे माइक्रोस्कोप के बिना देखा नहीं जा सकता और एक ऐसे जीव को जो गणित की पहेलियां सुलझा सकता है, क्या उन्हें एक ही श्रेणी में रखना वैज्ञानिक रूप से सही है? देखिए, अगर आप सिर्फ बाहरी आवरण और जटिलता को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल अलग-अलग ग्रहों के जीवों की बात कर रहे हैं। हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। लेकिन यहीं पर बायोलॉजी का सबसे गहरा रहस्य सामने आता है। जब हम उस लोगोस के लेंस को और ज्यादा जूम इन करते हैं, कोशिकाओं और अणुओं के स्तर पर जाते हैं, तो वो सारी बाहरी भिन्नता अचानक गायब हो जाती है। अच्छा, गायब हो जाती है? बिल्कुल। टार्डिग्रेड, सिकोया का पेड़ और इंसान, ये सभी एक ही बुनियादी मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं। एक ही मशीनरी? क्या आप इसे थोड़ा और स्पष्ट कर सकते हैं? हाँ, देखिए, हम सभी के भीतर ऊर्जा बनाने का जो तरीका है, जिसे हम एटीपी कहते हैं, वो लगभग एक समान है। ऊर्जा बनाने का तरीका समान है? हाँ, कोशिकाओं के विभाजित होने का तरीका एक जैसा है। और सबसे बड़ी बात, आनुवंशिक जानकारी यानी डीएनए की भाषा पूरे ब्रह्मांड में या कम से कम हमारी पृथ्वी पर एक जैसी है। डीएनए की भाषा? हाँ, डीएनए के जो 4 मूलभूत अक्षर या बेस पेयर होते हैं, वही एक सूक्ष्म जीव की कहानी लिखते हैं और वही एक इंसान की। फर्क सिर्फ इतना है कि उन अक्षरों को किस क्रम में लिखा गया है। अरे वाह! तो बायोलॉजी इन सबको एक श्रेणी में इसलिए नहीं रखती क्योंकि ये बस जिंदा हैं, बल्कि इसलिए रखती है क्योंकि ये सभी एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग-अलग वर्जन हैं। ये तो कुछ ओरिगेमी की कला जैसा लगता है। ओरिगेमी मतलब कागज मोड़ने की कला। हाँ, कागज का टुकड़ा वही है। डीएनए का वो बुनियादी कागज हर जीव में समान है, लेकिन अगर आप उसे एक तरीके से मोड़ते हैं तो वो एक टार्डिग्रेड बन जाता है जो अंतरिक्ष का दबाव झेल सकता है। बहुत दिलचस्प तुलना है ये। और अगर आप उसी कागज को किसी और तरीके से बहुत ज्यादा जटिल रूप में मोड़ते हैं तो वो एक इंसान का मस्तिष्क बन जाता है। कागज या मटेरियल वही है, लेकिन उसकी मोड़ने की संरचना तय करती है कि वो जीव क्या करेगा। ओरिगामी का ये उदाहरण असल में बायोलॉजी के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक को बहुत खूबसूरती से समझाता है। अच्छा, कैसे? हमारे श्रुत में आगे यही बताया गया है कि जीवन के अध्ययन में संरचना यानी स्ट्रक्चर और कार्य यानी फंक्शन की समझ सबसे अहम है। विज्ञान में एक बहुत प्रसिद्ध मान्यता है, रूप कार्य का अनुसरण करता है। फॉर्म फॉलोज फंक्शन। फॉर्म फॉलोज फंक्शन। हाँ। कोई भी संरचना बिना किसी ठोस कारण के नहीं बनती। उस कागज को जिस तरह मोड़ा गया है वो उसके काम करने का तरीका तय करता है। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। क्या हम इसका कोई सीधा शारीरिक उदाहरण देख सकते हैं? क्योंकि कागज मोड़ना तो एक रूपक हो गया, एक एनालॉजी हो गई, लेकिन असल शरीर में ये संरचना और कार्य का तालमेल कैसे दिखता है? लाल रक्त कोशिकाओं यानी रेड ब्लड सेल्स का उदाहरण इसे समझने के लिए सबसे बेहतरीन है। रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। एक सामान्य कोशिका के बीच में एक केंद्रक यानी न्यूक्लियस होता है, जो कोशिका का दिमाग होता है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन लाल रक्त कोशिकाओं का काम, उनका फंक्शन शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचाना है। तो उनकी संरचना देखिए कैसे बदलती है। परिपक्व होने पर लाल रक्त कोशिकाएं अपने ही न्यूक्लियस को बाहर फेंक देती हैं। रुकिए एक मिनट, वो अपने ही दिमाग को बाहर निकाल देती हैं? जी हाँ, वे अपने केंद्रक को इसलिए त्याग देती हैं ताकि उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन भरने की जगह बन सके। बाप रे! उनकी संरचना एक डोनट जैसी हो जाती है जिसके बीच में छेद नहीं होता। इस चपटे और खोखले आकार के कारण वे बहुत संकरी रक्त वाहिकाओं से भी आसानी से गुजर सकती हैं। मतलब सिर्फ अपना काम करने के लिए उन्होंने अपना न्यूक्लियस हटा दिया? बिल्कुल। यहाँ कार्य यानी ऑक्सीजन ले जाना इतना महत्वपूर्ण था कि उसने संरचना को अपने ही न्यूक्लियस का त्याग करने पर मजबूर कर दिया। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो एक और उदाहरण है। पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं ताकि उनका वजन कम रहे और वे उड़ सकें।
उड़ना उनका कार्य है। और खोखली हड्डियां उनकी संरचना है। एकदम सही। संरचना और कार्य कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये वाकई हैरान करने वाला है। मतलब शरीर का हर एक हिस्सा, हर एक माइक्रोस्कोपिक पुर्जा एक विशिष्ट सॉफ्टवेयर चलाने के लिए ही घड़ा गया है। संरचना मानो हार्डवेयर हो और कार्य उसका सॉफ्टवेयर। बहुत उम्दा तुलना है। लेकिन एक ओरिगामी का कागज या कोई मशीन एक बार बन गई तो वो वैसी ही रहती है। एक इमारत बन गई तो वो खड़ी रहती है। पर जीवन कभी स्थिर नहीं रहता। वो तो लगातार बदलता रहता है, समय के साथ आगे बढ़ता है। बिल्कुल। और शायद इसीलिए हमारे स्रोत का अगला हिस्सा वृद्धि और विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तथा प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन पर जोर देता है। जीवन की यह गतिशीलता ही उसे निर्जीव मशीनों से अलग करती है। एक बनी हुई मशीन समय के साथ सिर्फ घिसती और टूटती है, जिसे हम भौतिकी ने एंट्रोपी या अव्यवस्था की ओर बढ़ना कहते हैं। एंट्रोपी, हाँ। जीवन एक अर्थ में इस एंट्रोपी या टूट-फूट के खिलाफ एक निरंतर युद्ध है। लेकिन अगर हम वृद्धि और विकास को देखें तो आमतौर पर लोग इसे बस बड़ा होने की प्रक्रिया मानते हैं, एक बीज से पेड़ का बनना या एक बच्चे से वयस्क का बनना। क्या इसके पीछे कोई गहरी वैज्ञानिक रणनीति है? अगर हम लोगों के तार्किक नजरिए से देखें तो वृद्धि सिर्फ आकार का बढ़ना नहीं है, ये पर्यावरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए शरीर को सक्षम बनाने की प्रक्रिया है। और विकास सिर्फ बड़ा होना नहीं है, बल्कि ये उन ओरिगेमी के मोड़ों का परिपक्व होना है ताकि वे अपने कार्य पूरी कुशलता से कर सकें। समझ गए। लेकिन प्रकृति एक बात बहुत अच्छी तरह जानती है कि चाहे संरचना कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, एक दिन वो भौतिक टूट-फूट का शिकार होगी ही। मृत्यु अनिवार्य है। और यहीं पर प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन की भूमिका शुरू होती है ना? अक्सर प्रजनन को सिर्फ संख्या बढ़ाने या आबादी बढ़ाने के रूप में देखा जाता है। आमतौर पर ऐसा ही माना जाता है। लेकिन अगर हम आपके उस एंट्रोपी वाले तर्क को आगे बढ़ाएं तो प्रजनन सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं है, ये असल में सूचना के हस्तांतरण यानी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर का एक तरीका है। बिल्कुल सटीक, आपने एकदम सही पकड़ा। प्रजनन जीवन का सबसे शक्तिशाली टूल है। जब एक जीव जानता है कि उसका वर्तमान शरीर या संरचना समय के साथ नष्ट हो जाएगा, तो वो उस सफल ऑपरेटिंग सिस्टम के ब्लूप्रिंट की एक कॉपी बनाता है और उसे अगली पीढ़ी को सौंप देता है। अरे वाह! ये मौत को चकमा देने का प्रकृति का अपना तरीका है। वो मूल कागज भले ही नष्ट हो जाए, लेकिन उसे मोड़ने की कला यानी वो आनुवांशिक कोड जिंदा रहता है। ये एक बहुत ही दार्शनिक सवाल या विचार लगता है, लेकिन इसका आधार पूरी तरह से वैज्ञानिक है। ये तो वैसा ही हुआ जैसे एक अध्याय खत्म होने से पहले ही अगली किताब का पहला पन्ना लिख देना। बहुत ही काव्यात्मक बात कही आपने। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया, संरचना का बनना, काम करना, वृद्धि करना और फिर ब्लूप्रिंट आगे बढ़ाना, ये सब किसी खाली कमरे या वैक्यूम में तो नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं। ये सब एक विशाल और बदलते मंच पर हो रहा है। और यही वो रंगमंच है जो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा निर्देशक है। हमारे स्रोत भी अंततः इसी दिशा में इशारा करते हैं जब वे विकासक्रम यानी एवोल्यूशन और पर्यावरण से संबंध को बायोलॉजी का अहम हिस्सा बताते हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि कोई जीव अपने पर्यावरण के साथ कैसे प्रतिक्रिया करता है। तो इसका मतलब क्या है? जब मैं इन कड़ियों को जोड़ती हूँ तो ऐसा लगता है कि पर्यावरण असल में एक लगातार चलने वाला स्ट्रेस टेस्ट है। वो ओरिगेमी के उन मॉडल्स को लगातार परख रहा है। एकदम सही। तेज हवाएं, बढ़ता तापमान, पानी की कमी, नए शिकारियों का आना, ये सब पर्यावरण की परीक्षा के सवाल हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि विकास क्रम कोई अलग से होने वाली घटना नहीं है, बल्कि जीव और पर्यावरण के बीच लगातार होने वाली इसी बातचीत का अंतिम नतीजा है? ये समझना बहुत जरूरी है कि एवोल्यूशन काम कैसे करता है। जब हमने बात की थी कि जीव अपना ब्लूप्रिंट अगली पीढ़ी को सौंपते हैं, तो वो कॉपी करने की प्रक्रिया कभी भी 100% सटीक नहीं होती। अच्छा, उसमें भी गलतियां होती हैं? हाँ, डीएनए कॉपी करते समय कुछ यादृच्छिक गलतियां या बदलाव आ जाते हैं, जिन्हें हम म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन। ज्यादातर समय ये बदलाव या तो महत्वहीन होते हैं या नुकसानदेह, लेकिन कभी-कभी पूरी तरह से इत्तेफाक से कोई ऐसा बदलाव हो जाता है जो बदलते पर्यावरण में अचानक बहुत काम आ जाता है। मतलब कोई ऐसी ओरिगेमी फोल्डिंग जो गलती से हो गई, लेकिन उसने कागज को और ज्यादा मजबूत बना दिया। ठीक ऐसा ही। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए किसी बर्फीले पर्यावरण में रहने वाले जीवों में से किसी एक के डीएनए में गलती से ऐसा बदलाव हुआ कि उसके बाल थोड़े ज्यादा घने हो गए। एक म्यूटेशन हो गया। हाँ,
अब पर्यावरण का तापमान और गिरता है। ये पर्यावरण का टेस्ट है। कम बालों वाले जीव सर्दी से मर जाते हैं, लेकिन वो गलती यानी घने बाल वाला जीव बच जाता है, क्योंकि उसके पास एक बेहतर संरचना थी उस माहौल के लिए। बिल्कुल। अब वो जिंदा है तो वही प्रजनन करेगा और अपना घने बालों वाला ब्लूप्रिंट आगे बढ़ाएगा। प्रकृति ने जानबूझकर उसे घने बाल नहीं दिए, पर्यावरण ने बस उस यादृच्छिक बदलाव को चुना जो उस समय सबसे ज्यादा फिट था। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हाँ, और यही प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन है जो लंबे समय तक चलने पर विकासक्रम या एवोल्यूशन का रूप ले लेता है। तो पर्यावरण वो अदृश्य मूर्तिकार है जो जीवों के आकारों को, उनकी संरचनाओं को अपनी कठोर परिस्थितियों की छेनी से लगातार तराश रहा है। बहुत खूब कहा। यह वाकई सब कुछ एक धागे में पिरो देता है। हमने इस डीप डाइव की शुरुआत की थी एक रहस्यमयी अवधारणा बायोस से, जिसे लोगोस ने एक तार्किक विज्ञान में बदल दिया। हाँ, हमने देखा कि कैसे पृथ्वी का हर जीव एक ही बुनियादी कोड से बना है, कैसे उनकी संरचना उनके कार्यों को निर्धारित करती है और कैसे पर्यावरण लाखों सालों से इस पूरे सिस्टम को दिशा दे रहा है। और इस पूरी यात्रा से ये स्पष्ट हो जाता है कि बायोलॉजी अलग-अलग तथ्यों या जटिल शब्दों का ढेर नहीं है। ये इस बात का एक विशाल, आपस में जुड़ा हुआ अध्ययन है कि जीवन नाम की ये असाधारण प्रणाली इस भौतिक दुनिया में अपना अस्तित्व कैसे बचाए रखती है। संक्षेप में, बायोलॉजी केवल कुछ जीवों की सूची नहीं है, बल्कि ये जीवों और उनके जीवन से जुड़ी हर एक प्रक्रिया का संपूर्ण अध्ययन है। इस चर्चा को सुनने वाले किसी भी जिज्ञासु के लिए अब ये साफ होना चाहिए कि जब वे अगली बार अपने बगीचे में किसी पौधे को, आसमान में किसी पक्षी को या आईने में खुद को देखेंगे, तो वे सिर्फ एक जीव नहीं देख रहे होंगे। बिल्कुल नहीं। वे लाखों सालों के परीक्षण, पर्यावरण के साथ संघर्ष और एक कभी न रुकने वाले इंफॉर्मेशन ट्रांसफर का अंतिम और सबसे अपडेटेड वर्जन देख रहे होंगे। बायोलॉजी हमारे चारों ओर चल रही इसी महागाथा को देखने का एक पारदर्शी लेंस है। और ये लेंस हमें बहुत कुछ दिखाता है। बिल्कुल। और इसी लेंस के जरिए इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक ऐसा विचार सामने आता है जो थोड़ा बेचैन करने वाला भी है और बहुत दिलचस्प भी। हमने अभी समझा कि कैसे पर्यावरण की चुनौतियां, उसके स्ट्रेस टेस्ट, जीव के डीएनए में होने वाले यादृच्छिक बदलावों को चुनकर एक नई संरचना और नया कार्य तय करते हैं। यही विकासक्रम है। लेकिन आज मानव सभ्यता के कारण हमारा भौतिक पर्यावरण जिस अभूतपूर्व गति से बदल रहा है, हमारे महासागरों का रसायन बदल रहा है, वायुमंडल का तापमान तेजी से बढ़ रहा है और नए कृत्रिम रसायन मिट्टी में घुल रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, तो अगर पर्यावरण ही वो सांचा है जो भविष्य के जीवन को घड़ता है, तो क्या आज का हमारा ये तेजी से बदलता हुआ पर्यावरण आने वाले लाखों सालों के जीवों के लिए एक बिल्कुल नया और शायद हमारे लिए पूरी तरह से अकल्पनीय ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है? ये तो वाकई सोचने वाली बात है। क्या प्रकृति की ओरिगामी एक ऐसा नया मोड़ ले रही है जिसके संरचना और कार्य की हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते? ये सोचने का एक ऐसा विषय है जो कभी खत्म नहीं होता और जीवन के इस विज्ञान को और भी ज्यादा प्रासंगिक बना देता है। सोचने के लिए बहुत कुछ है। खैर, इसी विचार के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं।